नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम आज के वीडियो लेक्चर में हम ये वाले टॉपिक आज क्लियर करेंगे। फिजिक्स के क्लास 12th के 11 के चैप्टर की वीडियो बनाने से पहले मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपको व्हाट इज साइंस। साइंस होती क्या है? साइंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। किसी भी चीज़ का जब हम नॉलेज लेते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में लेते हैं, एक सीक्वेंस में लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को आप जब एडमिशन कराते हो तो डायरेक्ट 12th क्लास में तो नहीं कराते, नर्सरी क्लास से स्टार्ट होता है, 12th तक जाता है। तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? काउंटिंग प्लस माइनस आपको 1 2 3 सीखता है, फिर आपका काउंटिंग सीखता है, टेबल सीखता है, उसका आपका मल्टीप्लाई डिवाइड ये सीखता है। फिर धीरे धीरे वो आपके क्वेश्चन करता है, फिर बड़ी बड़ी आपके क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक सिस्टमेटिक एक सीक्वेंस वे में आपका मैथ्स का क्या सीख रहा है? नॉलेज सीख रहा है। तो नॉलेज क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी चीज़ का आपका ज्ञान प्राप्त करना, वो भी किस तरीके से? क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक सीक्वेंस में, उसको हम कहते हैं साइंस। अब साइंस के अंदर आपकी ब्रांच आ जाती है मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें हम आज बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रूल्स। स्टडी, प्रकृति दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल नेचर में आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, जैसा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी इंटेलिजेंसी है, किस बारे में आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी कला है, ये आपका इंटरनल नेचर कहलाता है। और एक्सटर्नल नेचर जो हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं, जैसे आँखों से देखना, कि किसी भी चीज़ को सूंघना, नाक से सूंघना, और जीभ से चखना कि वो कैसा है। तो सेंस ऑर्गन की सहायता से हम जो हमारी बाहरी दुनिया का जो अध्ययन करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन सरल हो जाए, तो ये होती है आपकी प्रकृति। तो इसमें हम फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हमारी जिसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स में हम हमारी बाहरी दुनिया की स्टडी करते हैं, और इसके जो नियम हैं, फिजिक्स के अपने खुद के नियम हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। इसके नियम कैसे हैं? जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूब रहा है, उसका नियम है, और वो एक समय पे उगेगा और एक समय पे वो डूब जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि रात दिन हो जाए तो आप डर जाए कि नहीं अब तो अंधेरा हो गया, अब तो कभी दिन ही नहीं हुआ, लेकिन दिन होता है, ये आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि आपका सूर्य उगा है, डूबा है, तो फिर से वो उगेगा। जैसे पानी आप यदि फ्लो करते हो, यहाँ पर आपने यदि पानी छोड़ा तो धीरे से नीचे से ऐसे बह जाएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जिस तरफ स्लोप रहता है उस तरफ आपका पानी फ्लो हो जाएगा। तो ये क्या है? ये खुद के प्रकृति के नियम है। तो फिजिक्स में हम प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली समस्त घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होती है? जब भी कोई साइंटिस्ट किसी नियम को बताता है तो उसके द्वारा कुछ स्टेप को फॉलो की जाती है। जो प्रकृति के नियम है या प्रकृति के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको समझने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। साइंटिस्ट के द्वारा नियम बनाने के लिए कुछ स्टेप का प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना। इसमें क्या होता है? कोई भी साइंटिस्ट किसी भी घटना को सबसे पहले देखता है। जैसे न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो सबसे पहले कोई घटना घटी हुई, कोई वस्तु नीचे आई होगी, तो उसने देखा, तो उसने उस चीज़ पे गौर किया था, ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले किसी भी घटना को देखा जाता है। उसके बाद सेकेंड है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई घटना देख ली जाती है तो उसका अपनी लैब में आके बार बार उसको प्रैक्टिकल करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। जैसे आपने देख लिया कि नदी का बहाव है, पानी का बहाव इस स्लोप पे है, तो बार बार देखेंगे वो यहाँ, यदि अपने ऐसा करेंगे तो यहाँ बह जाएगा, ऐसा करेंगे तो यहाँ बह जाएगा, ऐसा रखेंगे तो कहीं नहीं बहेगा। तो बार बार हम इसको दोहराते हैं अपनी लैब में। उसके बाद होता है एनालिसिस। जब उसके बाद होता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है? जब ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। इस चीज़ के बारे में हम बड़े गौर से अंदर ही अंदर स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उसका हम क्या निकाल देते हैं? उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं। जैसे अभी कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो इसका बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो न्यूटन ने बोल दिया कि अर्थ में ये
क्वालिटी होती है कि वो हर एक वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये निष्कर्ष निकाल दिया। तो एनालिसिस भी दो प्रकार का होता है, एक होता है क्वालिटी एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस में उस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बताया जाता है और क्वांटिटी एनालिसिस में उसकी मात्रा के बारे में बताया जाता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि एक टीचर है, एक टीचर में ये क्वालिटी होती है कि सपोज ये फिजिक्स का टीचर है कि उसमें ये क्वालिटी है कि वो फिजिक्स पढ़ा सकता है, ये तो उसकी क्वालिटी है। अब लेकिन क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, तो ये एक दिन में 8 घंटे फिजिक्स पढ़ा सकता है, ये इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी एनालिसिस किया। सपोज एक दूसरा एग्जांपल दें कि हमने यदि बोल दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ाने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव होती है, बढ़ती है। ये क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी क्वालिटी होती है। लेकिन ये तो क्वालिटी एनालिसिस हुई है। क्वांटिटी एनालिसिस में ये हो जाएगा कि कितनी वेलोसिटी बढ़ाने पर कितनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ेगी। इसलिए इसमें क्या निकलेगी, आपकी मात्रा निकलेगी। ठीक है। जैसे अर्थ में क्या क्वालिटी है, अर्थ में ये क्वालिटी है कि वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्वांटिटी में क्या जाएगा, वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, ये उसकी क्वांटिटी हो गई। तो इतना करने के बाद फिर हम एक सूत्र की स्थापना करते हैं जिसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में हर एक सूत्र की स्थापना होती है। जैसे आपने गतिज ऊर्जा निकाली तो गतिज ऊर्जा के लिए आपने फार्मूला दे दिया 1/2 mv का स्क्वायर। साइंटिस्ट ने जब दो ऑब्जेक्टों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स निकाला तो उन्होंने एक फार्मूला दे दिया m1 m2/r का स्क्वायर। ये फार्मूला आ गए। जितने भी फार्मूले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रेडिक्शन। जब आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो गया, एनालिसिस कर लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी सूत्र की स्थापना भी कर दी आपने। उसके बाद हमने क्या किया, वो जो साइंटिस्ट है वो भविष्यवाणी कर देती है। अब तो ये चीज़ें वो कहाँ कर रहे हैं, अपनी लैब में कर रहे हैं। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वो भविष्यवाणी कर देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। अब उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी करने के बाद लास्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन। जब वो भविष्यवाणी कर देते हैं उसके बाद उनको उसका प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। बहुत सारे साइंटिस्ट उनके बीच में बैठे रहते हैं जो उसी से रिलेटेड अपने खुद के अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं, तो क्या होगा, उसका प्रेजेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन में यदि उन साइंटिस्ट के द्वारा यदि ये जो स्टेप हैं ये सही करेक्ट हो जाती है उनकी, और उसमें जो भी डाउट होते हैं किसी सामने वाले साइंटिस्ट के, तो यदि वो क्लियर हो जाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन में भी सही होता है तो वो एक वेरीफाइड हो जाता है। वहाँ पर जाके आपका एक नियम का स्थापना हो जाती है। और यदि किसी भी स्टेप में जाके कोई डाउट हो जाता है और यदि किसी प्रेजेंटेशन के समय यदि कोई जो साइंटिस्ट है वो सही तरीके से आंसर नहीं दे पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपका जो प्रेजेंटेशन है और जो आपकी जो मेथड है पूरी की पूरी रॉन्ग हो जाती है। फिर वो जो नियम है वो नियम नहीं बनता है। भले ही आपको यहाँ पर 10 साल लग गए हैं ये पूरी प्रोसेस करने में, किसी भी घटना को देखने के बाद पूरी प्रोसेस करने में भले ही आपको 10 साल लग गए हैं, लेकिन यदि उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं हो पाया, बाकी के साइंटिस्ट आपके द्वारा बताए गए प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, आप उनके जो साइंटिस्ट है वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले साइंटिस्ट से, यदि उनको आंसर नहीं दे पाए तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो फॉल्सिफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। वहाँ पर वो नियम नहीं बनेगा। और यदि उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया और पूरी स्टेपें सही हो गई तो वहाँ पर वो वेरिफिकेशन करेक्ट हो जाता है, फिर वो एक नियम का रूप ले लेता है। क्या होता है, प्रकृति में कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं होता कि एक बार जो नियम बन गया अब वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे बहुत पहले साइंटिस्टों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि अर्थ अपनी जगह स्टेबल रहती है, सूर्य जो है सूर्य अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब देखते भी हो कि सूर्य निकला, वो मूव किया, पश्चिम में पहुंचा, डूब गया, फिर निकलेगा, ऐसा चल रहा है। तो बहुत सालों तक यही कल्पना चलती रही कि जो अर्थ अपनी जगह स्टेबल है, सूर्य जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। फिर बहुत सालों बाद स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों ने ये पाया कि नहीं, सूर्य चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा है, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अर्थ क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पहले जिसने बताया था कि अच्छा, उन्होंने इस चीज को प्रूव भी किया। तो जब प्रूव किया तो पहले क्या निकला था, कि सूर्य क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता है किसका, अर्थ का। तो ये, और बाद में क्या निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी
चक्कर लगाती है। अब ये चीज जब सिद्ध हो गई, ये वाली चीज सिद्ध हो गई, तो ये वाला जो नियम है वो फेल हो गया, ये वाले नियम की कल्पना हो गई, इस वाले नियम को अलाउ कर दिया। तो अब हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अब इस चीज को रॉन्ग कर दिया। तो ये जो प्रकृति के नियम है वो एक बार बन गए तो ऐसा नहीं है कि अभी लाइफ टाइम चलेगा। हो सकता है कोई नए साइंटिस्ट है, नए चीज में एनालिसिस करे, नई चीज की खोज कर दे उसमें, तो अभी उन्होंने प्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग ये सब कुछ कर दिए, ये स्टेप बाय स्टेप कर दिए सही, और यदि करेक्ट पाए गए तो वो वाला नियम आपका अप्लाई हो जाएगा, पुराना वाला नियम फेल हो जाएगा। जैसे बहुत पहले क्या था, सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि आपके सूर्य की किरणें है पृथ्वी पर एक सीधी रेखा के रूप में आती है। हमने मान लिया क्योंकि उसके पहले कोई प्रूफ ही नहीं था, उन्होंने प्रूफ करके बता दिया कि देखो सीधी आ रही है। फिर बहुत सालों बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं, रेखा के रूप में नहीं आती, वो तो एक वेव के फॉर्म में आती है। सिद्ध कर दिया उन्होंने, हमने मान लिया। तो जो पहले जिन्होंने बताया था रेखा के रूप में आती है वो फेल हो गया, वेव के रूप में चलने लगा अब नियम कि सूर्य की किरणें जो है वेव के रूप में आती है। फिर थर्ड एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला नहीं, ना ही रेखा के रूप में आती है ना ही वेव के रूप में आती है, वो कई जगह रेखा के रूप में है और कई जगह वेव के रूप में, मतलब दोनों तरीके से आती है। सिद्ध करो, उन्होंने भी सिद्ध कर दिया। तो पहले जो रेखा का नियम था और जो वेव का नियम था वो आपका रॉन्ग हो गया। अब नियम कौन सा चालू हो गया, रेखा वाला और वेव वाला। फिर कुछ सालों बाद आया नहीं, वो तो सूर्य की प्रकाशीय किरणें बंडलों के रूप में आती है जिन्हें फोटॉन कहते हैं, तो बाकी सब कैंसिल हो गए। आपका अभी क्या चलने लगा, वे नहीं, जो सूर्य की प्रकाशीय किरणें हैं वो बंडलों के रूप में आती हैं। तो पहले वाले नियम क्या होते जाते हैं, फॉल्स होते जाते हैं, नए वाले नियम आपके बनते जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इन सब स्टेपों को उनको फॉलो करना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि साइंस क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, और साइंस में नियम बनाने के भी जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर में हम आपको क्लास 11 और क्लास 12 के चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।